2 महीने बाद गहरी नींद से जागते ही अभी ने जो देखा वह केवल तकिया थी जिसे वह सोते समय गले लगाकर सोई थी। आज उनके साथ बिताए पूरे 1 महीने हो गए थे। यह सोचकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह उठी, नहाई और तैयार हो गई। कमरे में जहाँ भी उनकी नज़र गई वहीं उसे अपने प्रिय का चेहरा दिखाई दिया। यहाँ तक कि जब उसने आईने में खुद को देखा तब भी उसे ऐसा लगा जैसे उनके पीछे खड़ा हो। कितने दिनों तक दोनों साथ में आईने में अपनी परछाई देखकर मुस्कुरा रहे थे। कितनी बार अभी ने अपने पति को और उनकी जोड़ी को निहारते हुए समय बिताया था। वो लम्हे उनकी यादों में जैसे तस्वीरों की तरह कैद हो गए थे। इस कमरे में ना जाने कितनी प्रेम भरी बातें हुई थी। यहाँ का हर कोना उनके प्यार और निकटता का गवाह था। उन सब पलों को याद करते ही उसके शरीर में हल्की सिरहन दौड़ गई, लेकिन साथ ही उनकी आंखों में आंसू भी बह निकले। जब उसने अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में सोचा, उसने अपनी आंखें पोंछी और वहां से बाहर चली गई। अब भी उसने वही साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन पहले जब वह अपने प्रिय के प्रेम में चमकती थी, अब वो केवल किसी तरह यह 1 महीना गुजार रही थी जैसे सब कुछ अधूरा सा हो। लेकिन दूसरों की नज़र में वह हमेशा वही हंसती खिलखिलाती अभी थी। उसके आंसू सिर्फ 4 दीवारों तक ही सिमट कर रह गए थे। दर्द और आंसू अगर किसी से कहे जाए तभी तो दिल को सुकून मिलता है, लेकिन जब अपने ही आंसुओं को दिल में छुपाकर जीना पड़े तो सुकून कहाँ से मिलेगा। वह उसी इंसान से सुकून की तलाश कर रही थी जिसने उसे रोने की वजह दी थी, लेकिन वही इंसान अब उसके आंसुओं को भी, उनकी यादों को भी भुला चुका था। अभी नीचे उतरकर सोफे पर बैठी जहाँ अदिति किताब पढ़ रही थी, अचानक उसकी यादें उस दिन की ओर चली गई जिस दिन अदिति ने कहा था कि वह किसी से प्यार करती है। कौन? कौशिक? जब पूछा तो अदिति ने सर हिलाया। हाँ भाभी, मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन वह मेरे प्यार को स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन अदिति, कौशिक कभी इस घर में आते नहीं और ना ही तुम ऑफिस जाती हो, फिर यह प्यार कैसे हुआ? भाभी, यह बचपन से है। तब कौशिक सिर्फ हमारे घर पर ही रहते थे। वह सिर्फ आदि भैया के दोस्त ही नहीं थे, बल्कि मेरे भी बहुत करीब थे। बचपन में जब भैया हमसे बहुत प्यार करते थे तब भी उन्होंने मुझे वह अपनापन नहीं दिया जो मुझे कौशिक से मिला। धीरे धीरे यह अपनापन प्यार में बदल गया। 1 साल तक वह और भैया बिजनेस के लिए उन्होंने एक बार किराए पर दिया था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा प्यार उनके लिए कितना गहरा है। मैंने अकेले में अपने प्यार को पाला था, लेकिन एक दिन हिम्मत जुटाकर उनसे कह दिया। पर उन्होंने कहा, मैं अपने दोस्त की बहन को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूँ तो यह मेरे दोस्त के साथ धोखा होगा। मैं तुम्हें प्रेमिका की तरह नहीं देखता। शायद उनकी पहली बात सच हो सकती थी, लेकिन आखिरी बात झूठ थी। यह तो मुझे पता था। किसी भी लड़की को यह कैसे नहीं पता चलेगा कि कोई लड़का उसे कैसे देखता है, वह उसके बारे में क्या सोचता है। वह भी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं। तुमने अपने भाई से क्यों नहीं कहा? अगर वह मान गए तो फिर वह तुमसे शादी कर लेंगे, है ना? तुम्हारा भाई तुम्हारी हर बात मानता है। वो कोई सख्त इंसान नहीं है। अगर भैया से कह देंगे तो वह मुझसे शादी कर लेंगे भाभी, लेकिन मुझे शादी से पहले यह जानना है कि वह मुझसे प्यार करते हैं। मैं चाहती हूँ कि वह पहले अपने दिल से इस बात को कबूल करे, फिर मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाए। इनके लिए मैंने कई तरीके अपनाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर एक दिन राजा की माँ ने हमारी शादी की बात छेड़ी। शायद उन्होंने भी यह सुना होगा, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं तो तुम उसी से शादी कर लो। अब मेरे पीछे मत घूमो। पहली बार मैंने उनकी आंखों में पॉजिटिवनेस देखी। मैंने इसी को अपना प्लान बनाया। मुझे लगा कि वह जल्द ही अपने प्यार का इजहार करेंगे, लेकिन इसलिए मैंने राजा से बात की और उसने भी ख्याल के मामले में हामी भर दी। उस दिन मैं और राजा बाइक पर जा रहे थे और जैसे तुम सब हमें देख रहे थे वैसे ही वह भी हमें देख रहे थे, लेकिन तब भी कुछ नहीं बोले। वाकई सही मायने में जिद्दी इंसान है। ठीक है, अब सिर्फ तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखते हैं उनसे कैसे आई लव यू कहलवाते हैं। कहते हुए अभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अभी उन यादों से बाहर निकल आई। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि किसी भी तरह अदिति को उनका मनचाहा जीवन मिल जाए।
फिर वह पूजा कक्ष में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। इसके बाद रसोई में जाकर मदद करने लगी। सारे काम निपटाने के बाद जब सबने खाना खत्म कर लिया तो अभी सोफे पर बैठी अनु के पास गई। उसने अनु के पेट पर प्यार से हाथ फेरा। अनु अब 5वें महीने में थी। हाय शार्प, चाची अब कॉलेज जा रही है, शाम को तुमसे मिलने आऊँगी, तब तक अच्छे से रहना, ठीक है? अब अपनी चाची को एक किस दो, कहते हुए अभी ने अनु के पेट से कान लगाकर सुना। तभी अंदर से हल्की सी हरकत हुई। यह महसूस कर अभी मुस्कुरा उठी और उसने भी प्यार से मुंह से चूमा, फिर वहाँ से निकल गई। सबसे विदा लेकर अभी बाहर आई तो देखा कि वैड भी अपनी स्कूटी पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। हाय चले। अभी स्कूटी पर बैठ गई और दोनों कॉलेज की ओर निकल पड़ी। अब 1 महीना हो गया था जब वह आदि के साथ कॉलेज नहीं गई थी। पहले दिन आदि ने अक्षय से कहा था कि वह अभी को ही साथ ले जाए। अक्षय ने अनु के साथ अभी को भी कॉलेज छोड़ा था, लेकिन दोनों ने कॉलेज अलग अलग दिशाओं में थे। पहले दिन अनु की वजह से देर हो गई और उनकी एक महत्वपूर्ण लैब क्लास छूट गई। अगले दिन अनु को भी कॉलेज जाने में देरी हो गई क्योंकि वह गर्भवती थी। अक्षय कार तेजी से नहीं चला सकता था। सुबह जल्दी निकलने के लिए अनु का शरीर भी पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा था। इसी कारण से अभी ने वैडवी के साथ कॉलेज जाने का फैसला कर लिया। शुरुआत में घर वाले इस फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन जो लोग मना कर रहे थे अभी ने उन्हें भी समझा लिया। मैंने आदि से बात कर ली है, उन्होंने भी हाँ कह दिया है। यह सुनकर घर वाले भी मान गए, लेकिन असल में आदि को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अक्षय ने भले ही कहा हो कि आदि ने मंजूरी दी, मगर जब भी वह कॉल करता आदि उसका फ़ोन नहीं उठाता था। पहले यह सब अभी को दुख देता था, लेकिन अब वह इन सब से उबर चुकी थी। यह उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। प्यारे लोगों द्वारा ठुकराए जाना, ऐसा उनके साथ पहले भी कई बार हो चुका था। जब जब लोगों ने उसे नज़रअंदाज किया, वह खुद को संभाल कर आगे बढ़ गई थी, मगर आदि की बेरुखी यह न तो वह सहन कर पा रही थी और न ही उससे उबर पा रही थी। अपने सारे जज्बातों को दिल में दफन कर वह बस एक मूर्त की तरह जीवन जी रही थी। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले महीने बताई गई बातें याद होंगी, लेकिन मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ। कल हम कैंप के लिए जा रहे हैं। यह कैंप एक हॉस्पिटल में होगा जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। यह थोड़ा बड़ा अस्पताल है, इसलिए हमने इसे चुना है। आपको वहाँ 1 हफ्ते तक रहना होगा। उस अस्पताल के आसपास के 7-8 गाँव के लोगों को हम ट्रीटमेंट देंगे। साधारण इलाज से लेकर अन्य ज़रूरी उपचार तक सब कुछ करना होगा। अब तक आपने जो सीखा है उसके आधार पर आप लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर किसी को कोई संदेह हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ और भी डॉक्टर होंगे, आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। यह आपका पहला दिन होगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। शांत रहकर अपना काम करना और स्पष्ट रूप से ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। कल सुबह 6 बजे तक सभी यहाँ आ जाएं। हम वैन से वहाँ जाएंगे। रास्ते में पहुँचते पहुँचते करीब 10 बजे हो जाएगा। इसके बाद कैंप शुरू होगा। अपने घर वाले को पहले ही बता दें कि आप 1 हफ्ते तक वहाँ रहेंगे। वहाँ से बार बार कॉल करना संभव नहीं होगा, इसलिए पहले से उन्हें सूचित कर दे और अपनी ज़रूरी तैयारियां कर ले। रही बात ट्रीटमेंट के सामान की, तो उसकी व्यवस्था हम कर देंगे। यह कहकर वह चले गए। बाकी स्टूडेंट्स आपस में इस विषय पर चर्चा करने लगे। अभी ने टेबल पर सिर रख दिया। क्या हुआ, किसी ने पूछा। दोस्तों से सर दर्द का बहाना बनाने वाली अभी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी यादें ठीक 1 महीने पहले की ओर लौट गई। वह कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। उसकी शर्ट के बटन से खेल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात की शुरुआत कैसे करे। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने धीरे से पुकारा, दया। फिर से उसे हल्के से सर हिलाया। दया, क्या है? उसने पूछा। मैं आपसे कुछ कहूँगी, लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना है और हाँ कहना होगा। उसने भौहें चढ़ाई और कहा, पहले बताओ तो सही। वो उसकी छाती से लगकर सिर हिलाने लगी। अगर आप पहले से ही ना कहने वाले हैं तो मैं नहीं बताने वाली। पहले हाँ कहिए, फिर बताऊंगी। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यह कोई ऐसी बात है जिसके लिए मैं ना कहूँगा। अगर तुम बस हाँ सुनने के लिए नाटक कर रही हो, ठीक है, बताओ क्या बात है। हम अगले महीने कैंप जा रहे हैं। अच्छा, तो जाओ। कहाँ हो रहा है कैंप?
सुबह मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा और शाम को वापस लेने आऊँगा। उसने उसके सीने से और कसकर लग गई। यह कोई एक दिन का कैंप नहीं है, यह 1 हफ्ते का कैंप है। हमें वहीं रहना होगा पूरे 7 दिन। क्या 1 हफ्ता? कहीं नहीं जा रही हो? मैं कोई टूर पर नहीं जा रही हूँ, यह एक मेडिकल कैंप है। हमें ज़रूर जाना होगा। पढ़ाई ज़रूरी नहीं है क्या? पढ़ाई ज़रूरी है, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे छोड़कर 1 हफ्ते रहना पड़े ये सही नहीं लगता। सिर्फ 1 हफ्ता ही तो है, जल्दी निकल जाएगा। मेरे लिए ऐसे दिन जल्दी नहीं कटते। मैं तो एक दिन भी तुम्हें देखे बिना रह नहीं सकता और पूरे 1 हफ्ते की बात कह रही हो। ऐसा कभी नहीं होगा। उसने उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। अभी ने हाथ जोड़ते हुए मिन्नत की, दया प्लीज। उसकी यह गुहार देखकर वह पिघलने लगा। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हारे साथ कैंप में ठहरूंगा। अब वह चौंककर उसकी ओर देखने लगी। ये कोई अस्पताल नहीं है, न ही तुम्हारा घर। हम कैंप में जा रहे हैं, वहाँ लोग अपने परिवार के साथ नहीं जाते, और मैं भी तुम्हें साथ नहीं ले जा सकती। अगले महीने मैं कैंप में रहूँगी और तुम अपने ऑफिस पर ध्यान रखना, समझे? उसने सीधे जवाब दिया। वह बस उसे देखता रह गया। अगले महीने की बात अगले महीने देखेंगे, अभी इस पल को जियो, कहकर उसने उसे बिस्तर पर गिराया। फिर उसने उसके कपड़े हटाने शुरू किए। जैसे ही उसका हाथ उसके अंदरूनी कपड़ों की ओर बढ़ा, उसका फ़ोन बार बार बजने लगा। गुस्से में उसने फ़ोन उठाया और देखा कौशल कॉल कर रहा था। कौशल शादी के बाद सिर्फ ऑफिस में ही मिलता था, वरना कभी फ़ोन भी नहीं करता था। इस समय उसका कॉल देख दया को शक हुआ कि जरूर कोई इमरजेंसी होगी। बस 1 मिनट कहकर वह बालकनी में चला गया। अभी ने खुद को चादर से ढका और उसका इंतजार करने लगी। 1 घंटे बाद जब वो वापस आया तो उसके चेहरे पर गुस्सा था। आदि जब भी गुस्से में होता, अभी बस उसे एक नज़र देखकर शांत करा देती। आज भी उसने वही किया। एक आंख मटकाई, होठ सिकुड़कर मुस्कुराई और 2 उंगलियां से उसे पास बुलाने का इशारा किया। किसी और दिन होता तो आदि उस पर झपट पड़ता, मगर आज आदि के पास रखी वस्तु जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। आवाज़ से घबराकर अभी खड़ी हो गई। उसकी साड़ी थोड़ा खिसक गई, जिससे उसका सौंदर्य निखर गया, लेकिन जो आदि हमेशा उसकी खूबसूरती निहारता था, आज उसकी ओर देखने के बजाय गुस्से से फट पड़ा। तुम्हें जरा भी समझ नहीं है, यहाँ इतनी बड़ी समस्या चल रही है और तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही ऐसे खड़े होने की? तुम्हारे लिए यही सब जरूरी है? अभी सन रह गई। आज तक आदि ने उससे ऐसे शब्द कभी नहीं कहे थे। यह पहली बार था जब उसने आदि को इस हद तक गुस्से में देखा। उसकी बातों से अभी का दिल टूट गया। उसने जल्दी से चादर उठाकर खुद को ढका और धीरे से पूछा, क्या हुआ दया? क्या परेशानी है? आदि ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट फेल हो गया है। मैं अपनी पहली हार नहीं सह सकता। अभी मैं हार नहीं सकता। अभी घबरा गई। वह उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, कुछ नहीं हुआ है दया, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कभी भी ठीक नहीं होगा। मैं हार नहीं सकता। मैं ऑफिस नहीं गया, कॉलेज, घर, फालतू चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद कर दिया। अभी अस्तबद रह गई। उसने आंसू भरी आंखों से आदि को देखा और धीरे से पूछा, मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए वक्त की बर्बादी थी दया? हाँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम आई और मैं हार गया। नहीं नहीं, मैं हार नहीं सकता। यह आदित्य किसी के आगे नहीं झुकेगा। इतना कहकर वह तेजी से बाहर चला गया। अभी उसकी कई बातें सहन नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे भरोसा था कि उसका आदि लौट कर आएगा, माफ़ी मांगेगा और उसे प्यार से मनाएगा। वह दरवाजे की ओर देखती रही, लेकिन उसका इंतजार बेकार गया। आदि कभी भी अपने जीवन में हार का सामना नहीं किया था। चाहे पढ़ाई हो या खेल, हर जगह वह अव्वल रहा था। जब से उसने बिजनेस संभालना शुरू किया, उसने हर कदम सफलता की ओर बढ़ाया। वह कभी हारना नहीं जाना था। अगर कभी हार की स्थिति आई भी तो वह अपनी जान लगा देता और तब तक मेहनत करता जब तक जीत हासिल न कर ले। हार उनके लिए सबसे घिनौनी चीज़ थी। बचपन में एक बार वह परीक्षा में असफल हुआ था। उसके दोस्तों ने उसके सबके सामने मजाक उड़ाया और जोर जोर से हंस पड़े। उस समय वह गुस्से से भर उठा था। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, कभी नहीं। यह कहते हुए वह दिन रात पढ़ाई में जुट गया और न केवल स्कूल में बल्कि ज़िले में भी टॉप किया।
जब उसने सबके सामने अपना सर ऊंचा किया तो उसे जो गर्व महसूस हुआ वही भावना उसके जीवन का मकसद बन गई। उस दिन से वह हर रुकावट को कुचलकर आगे बढ़ता गया। अगर कोई उसे कमज़ोर समझता तो वह साबित करता कि वो ऐसा नहीं है। मैं कभी नहीं हार मानूंगा, यह वाक्य उसके भीतर गूंजता रहता। हर चुनौती को पार कर आगे बढ़ते बढ़ते उसने अपने लिए सफलता की राह बनाई। लेकिन जब हार उसके करीब आती तो वह एक हिंसक जानवर में बदल जाता। सामने जो भी होता वह उसकी इस जीत की भूख का शिकार बन जाता। अगर किसी खेल में हारने की स्थिति आती तो वह गुस्से में अपने सामने वाले को पीटने तक की हद पर चला जाता। ऐसे स्वभाव वाला आदि आज जब उसे एहसास हुआ कि वह हारने वाला है तो उसने यह भी भूल गया कि उसके सामने जो खड़ी है वह उसकी जान से प्यारी प्रेमिका है। मुझे हारना नहीं चाहिए, यही सोच आदि की रगों में दौड़ रही थी। उसकी सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो गई थी। गुस्से में उसने जो भी शब्द बोले वो बिना सोचे समझे निकले थे। अगर कुछ मिनट बाद उससे पूछा जाए कि उसने क्या कहा तो शायद उसे खुद भी याद न रहे। लेकिन जिसे ये शब्द लगे थे उन शब्दों के तीर उनके दिल को छलनी कर चुके थे। उसके मन को चोट पहुंचाकर उसे अंदर तक दुखी कर चुके थे। अब सवाल यह था कि क्या वह इन घावों पर मरहम लगाएगा या फिर उसे उसी दर्द में छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। उस रात जब आदि गुस्से में कुछ कहकर चला गया, अभी रोती रही। उसने सोचा कि वह जल्दी लौट आएगा, लेकिन अंत में उसे सिर्फ इंतजार और निराशा मिली। सुबह जब वह नहा धोकर नीचे आई तो घर वालों से यह बात बताई, लेकिन उसने उनके बीच की बातचीत के बारे में कुछ नहीं कहा। बस यही कहा कि आदि किसी बात से परेशान था और गुस्से में ऑफिस चला गया। घर के लोगों ने इसे हल्के में लिया क्योंकि वे आदि को अच्छी तरह से जानते थे। अगर बिजनेस का कोई काम आ गया तो उसे फिर किसी की परवाह नहीं रहती। वह दिन रात सुबह शाम सब कुछ भूल जाता। शादी के बाद ही उसने घर वालों से ठीक से हंसकर बात करना शुरू किया था, वरना पहले वो हमेशा अपने काम में डूबा रहता था, इसलिए किसी ने इसे बड़ी बात नहीं समझी। गंगा और दादी ने अभी को समझाया और उसे दिलासा दिया, लेकिन भले ही वे पहले ही आदि के गुस्से के बारे में उसे बता चुकी थी, फिर भी उसका यह अचानक बदला हुआ रूप अभी को सहन नहीं हो पा रहा था। उसे अब भी भरोसा था कि उसका आदि उससे बात करेगा। इसी भरोसे में उसने उसे बार बार फ़ोन किया। लगातार 10-15 बार उसने कॉल किया, लेकिन हर बार फ़ोन काट दिया गया। और फिर जब आखिरकार कॉल उठा तो उसकी उम्मीदें पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अगर पहली बार फ़ोन नहीं उठाया तो मतलब बिजी है, यह भी नहीं समझ आता? इडियट कहीं की, इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। बिना अभी को कोई सफाई देने का मौका दिए उसने क्या सोचकर मुझसे इस तरह से बात की, यह अभी को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आदि की बातों ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। अब तक दोनों घंटों तक फ़ोन पर बातें करते थे, प्यार भरी बातें, शरारतें, तकरार। आज उसी फ़ोन पर उसे इडियट कहा गया था। उस शब्द ने उसके दिल को ऐसे तोड़ा कि वह अपने आंसू रोक नहीं पाई और दौड़कर अपने कमरे में चली गई। उसके बाद अभी ने आदि को फिर कॉल नहीं किया। लेकिन क्या प्यार करने वाले दिल इतनी आसानी से हार मान सकता है क्या? क्या कर रहा होगा? खाना खाया होगा या नहीं? इन्हीं बेचैनियों में वह बार बार उसे मैसेज करती रही, पर आदि ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही कोई संदेश पढ़ा। जो आदि पहले दिन में 50 मैसेज भेजता था, अब धीरे धीरे 50 से 20, 20 से 5 अब शून्य पर आ गया। अभी ने भी अब मैसेज करना बंद कर दिया था, लेकिन घर वालों को इस बात की खबर नहीं थी। उनके हिसाब से आदि सिर्फ उनसे कम बात कर रहा था, पर अब भी रोज की तरह अभी से बातें कर रहा होगा, इसलिए किसी को कोई चिंता नहीं हुई। अभी ने भी किसी को चिंता में डालने की बजाय सारी तकलीफ अपने अंदर दबा ली, यहाँ तक कि अपनी सबसे प्यारी दोस्त को भी कुछ नहीं कहा। अगले दिन की तैयारी जब उसने घर में सभी को बताया कि उसे कैंप के लिए जाना होगा, तो किसी ने पूछा, क्या तुमने आदि को बता दिया? हाँ बता दिया, इतना कहकर उसने बात डाल दी। अनु से थोड़ी बातें करके वह अपने कमरे में गई। एक बेचैन रात। अगले दिन के लिए ज़रूरी सामान बैग में रख लिया। रात भर
लैपटॉप पर कुछ काम करने की कोशिश की, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। कितनी ही रातें इसी बेचैनी में बीती थी। नींद नहीं आ रही थी तो नीचे चली गई। वहाँ घर वालों ने उसे देखकर डांटा, जाओ जाकर सो जाओ, हमारे साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है। इसी कारण वह कुछ देर के लिए सो गई। आज उसे कैंप के लिए निकलना था, इसलिए उसने सोने की पूरी तैयारी कर ली थी। गद्दे पर एक तरफ तकिया रखा, दूसरी तरफ टेडी बियर रखी जो कभी आदि ने उसे गिफ्ट दिया था। दोनों के बीच लेट गई। चाहे उसने अपने आसपास कितनी भी चीज़ें रख ली, लेकिन आदि की गैर मौजूदगी उसके दिल को भारी कर रही थी। सारी यादों को मन से हटाने की कोशिश करते हुए उसने टेडी बियर को कसकर गले लगाया और उसी पर सर रखकर सोने की कोशिश करने लगी। नींद की देवी ने भी उससे ज़्यादातर पाए बिना अपनी गोद में सुला लिया। सपना, आदि की जीत और उसकी दूरी। उसके सपने में एक बड़ा सा हॉल था जहाँ कई लोग कोट सूट में खड़े थे। बीच में आदि था, गर्व से आत्मविश्वास से भरा हुआ। जिस चीज़ के लिए लोगों ने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, वही उसने 1 महीने की मेहनत में कर दिखाया। सबने उसकी तारीफ की। वह हल्की मुस्कान के साथ सबकी ओर देख रहा था, पर वह मुस्कान जो कभी सिर्फ उसकी हुआ करती थी, आज उसे भी भुला चुकी थी। भीड़ से घिरा आदि बधाइयाँ लेते हुए बाहर निकला, फिर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। तभी उसकी चाल अचानक थम गई। उसने सुना पास में खड़े 2 कर्मचारी आपस में बातें कर रहे थे। इतनी जल्दी निकल रहे हो? हाँ, अपनी बीवी से मिलने जा रहा हूँ। उसे देखते हुए 1 महीने हो गए हैं। ओह, नई शादी हुई है ना? इसलिए नई हो या पुरानी, मेरी पत्नी सोने जैसी है, एकदम बच्ची की तरह मासूम। इतना सुनते ही वो छोड़कर नहीं जा सकता। उसे सब कुछ चाहिए होता है, मुझे ही चाहिए। कभी वह बच्चों की तरह जिद करती है, कभी माँ बनकर मुझे तसल्ली देती है। जब मैं भी देर लौटता हूँ तो वह परेशान हो जाती है। भले ही मैं उसे मैसेज करूँ, लेकिन वह मुझसे दूर रहती है, बहुत गुस्से में होती है। जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे शांति मिलती है, इसलिए मैं ही जल्दी चला जाता हूँ। कहता हुआ वह जल्दी से चला गया। उसने यही बातें सोचते हुए अपने कमरे में लौटे। तभी अभी की याद आई, मैंने उसे कैसे भुला दिया। उसने सोचा, वो मेरे बिना रह नहीं सकती, मैं भी वैसे ही हूँ। एक मन ने कहा, बिना रह नहीं सकता। इस 1 महीने में उसे बिना किसी सोच के छोड़ सकता हूँ। और दूसरे मन ने कहा, तुमने कितना बड़ा गलत किया है। यह सोचते हुए वह दौड़ते हुए कार की चाबी उठाकर चला गया। जो गलती वह सोच रहा है, उससे 100 गुना बड़ी गलती उसने की है। यह समय उसे हर पल महसूस कराएगा। वह बिजनेसमैन आदित्य, जो खुद को कभी भी नहीं हारने वाला समझता था, इस गलती से नहीं बच पाएगा। कॉलेज से बस निकलने की तैयारी कर रही थी, तभी अक्षय और राजा आ गए थे। लेकिन राजा का ध्यान कहीं और ही था। अब तक वह चुपके से कयाल को देखता हुआ अब सड़क पर सीधे चलने लगा। इससे कयाल परेशान हो गई थी, क्योंकि राजा की नज़रें उस पर सीधी पड़ रही थी और वह उसे छुपा नहीं पा रही थी। यहाँ कोई मुझे छोड़ने के लिए नहीं आया, लगता है किसी और के लिए आया है। अभी की बातों से राजा ने कयाल से अपनी नज़रें हटा दी। तभी कयाल को राहत मिली। अभी ने जानबूझकर राजा से यह सब कहा था। फिर दोनों ने एक दूसरे से बात की और बस में चढ़कर चले गए। बस शहर के रास्ते पर चल रही थी और अभी का मन पीछे मुड़कर चला जा रहा था। उस दिन कैंप के बारे में आदित्य से बात करने के बाद उसकी बातें अभी को याद आ रही थी, जब उसने कहा था, तुम जहाँ भी जाओ मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। आदित्य की वह बातें और उसकी गुस्से वाली बातें भी उसे याद आ रही थी। उसे अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हुए वह खिड़की से बाहर देख रही थी। फिर भी वह सोच रही थी, क्या आदित्य आएगा? उसकी आंखें उसे ढूंढती हुई आसपास देख रही थी। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर गाड़ी तेज चल रही थी। तभी अचानक वह अपने मोबाइल को एक हाथ से उठाती है और फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा सकी। वह गाड़ी तेज़ी से चल रहा था, लेकिन भीड़ में वह सीमित गति से ही गाड़ी चला पा रहा था। 4 बजे तक आदित्य अभी के कॉलेज के बाहर खड़ा होकर उसका इंतज़ार कर रहा था।
वह करीब 1 घंटे तक खड़ा रहा, लेकिन जब कॉलेज बंद हो गया वह नहीं आई तो आदित्य को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। तभी उसे याद आया कि अक्षय को अभी को लाने के लिए कहा गया था। आदित्य को लगा था कि अक्षय उसे ले कर आ रहा है, लेकिन जब उसने कॉल किया तो अक्षय ने फ़ोन नहीं उठाया। घर के हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। अचानक एक कार आई और उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग पलटकर देखने लगे। कार से उतरकर आदित्य घर की ओर तेजी से आ रहा था। सभी लोग आदित्य को घेर कर उसके बिजनेस और हेल्थ के बारे में सवाल करने लगे, लेकिन उसकी आंखें केवल अभी को ही ढूंढने में लगी हुई थी। यह देख गंगा ने पूछा, आदित्य तुम किसे ढूंढ रहे हो? आदित्य ने चुपचाप कहा, अभी कहाँ है? अक्षय उसे क्यों नहीं लाया? आदित्य गुस्से में कहने लगा, मैं 4 बजे से कॉलेज के बाहर खड़ा था, फिर मुझे याद आया कि तुमने फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए मैं दौड़कर यहाँ आ गया। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और आदित्य को अजीब नज़रों से देखने लगे। गंगा ने गुस्से में पूछा, क्या कह रहे हो तुम तो ऑफिस में थे, फिर अचानक अभी को लेकर आ रहे हो? 1 हफ्ते तक मैंने उसे साथ ले गया, फिर अगले दिन कहा कि वो मुश्किल में है। फिर उसकी दोस्त और अभी स्कूटर से जा रहे थे। उसने कहा कि पापा उसे छोड़ देंगे, लेकिन उसने मना कर दिया। हमने उसे समझाया, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। फिर मैंने तुमसे कहा, तुमने हामी भर दी, लेकिन बाद में हम सब ने तुमसे कॉल किया, लेकिन तुमने कभी कॉल रिसीव नहीं किया। ऑफिस में भी तुमने मुझसे बात नहीं की, इस कारण से हमने कुछ नहीं कहा। अब तुम आकर ये सवाल पूछ रहे हो। गंगा आदित्य से कहा, क्या तुमने अभी से कुछ नहीं कहा? आदित्य ने हल्के हिचकते हुए बोला, नहीं मैंने नहीं कहा। गंगा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने आखिरी बार अभी से कब बात की थी? आदित्य ने चुपचाप उसकी आंखों में देखना शुरू किया। गंगा ने फिर पूछा, तो 1 महीने से तुमने अभी से बात नहीं की है ना? आदित्य चुप रहा। गंगा ने आगे कहा, क्या तुम नहीं समझते हो कि उस बच्ची ने कितनी तकलीफ झेली होंगी? वह क्या महसूस कर रही होंगी? तुमने उसे 1 हफ्ते 1 महीने तक कुछ नहीं कहा और वह खुद ही अपनी परेशानियों में खो गई। क्या तुम कभी यह सोचते हो कि उसकी क्या हालत थी? गंगा की आंखों में गुस्सा और गहरी चिंता थी। उसने आदित्य से कहा, क्या तुम जानते हो कि उस बच्ची को कितनी तकलीफ हो रही थी? वह सब कुछ छुपाकर दुख सह रही थी। क्या तुमने कभी उसकी हालत के बारे में सोचा? माँ सॉरी, बहुत काम था, इसलिए ही। आपको तो पता है, अगर मैं काम में लग जाता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। अब भी वैसा ही है, अभी को भी भूल गया, बाकी कुछ और नहीं है। वह लड़की मेरा दिल समझ गई है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कह सका। जाकर देख मूर्ख, चाहे तुम बिजनेस में कितनी भी सफलता पालो, जिंदगी में तुम गिर गए हो। जिस लड़की ने तुम पर विश्वास किया, उसका दिल तुम समझ नहीं पाए। क्या तुमने कभी उसकी फीलिंग्स को समझा? अगर समझते तो उसे इस हालत में क्यों छोड़ते? मैंने बहुत बड़ी गलती की आदि, मैंने तुम्हें सही तरीके से नहीं समझा। इतने सालों तक तुम बिजनेस में लगे रहे। अब एक लड़की के दिल की तकलीफ कितनी बढ़ गई है, इसे तुम समझ नहीं सकते। जब मेरी शादी हुई है, इतने सालों में तुम्हारे पापा ने कभी भी ऐसा नहीं किया। क्यों? क्या वे बिजनेस नहीं करते थे? नहीं, तुम्हारे दादा भी बिजनेस करते थे, तुम उनसे यही सीखे थे। तो फिर उनके पास जो गुण थे वह तुम में क्यों नहीं है? वह कितनी भी बिजी हो, उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा। और तुम, अगर वह कहती कि तुम उसे भूल गए हो तो कितना अच्छा होता कि तुम सुनते। वह लड़की बचपन से जिसे प्यार और सम्मान का मतलब समझ नहीं आया, तुम्हारे द्वारा अब उसे चोट पहुंचाई जा रही है। क्या तुम समझ रहे हो? तुमने कितनी बड़ी गलती की है। हम सब जानते नहीं थे। बहुत दिनों तक वह रोते रोते सोती थी। तुमसे बात नहीं करने के कारण उसकी आंखें सूज गई थी। अब समझ आ रहा है कि उसने क्यों कहा था कि वह तुमसे बात नहीं करती। फिर से कह रही हूँ, तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन सच में एक आदमी नहीं बने तुम। एक लड़की के दिल को समझे बिना तुमने उसे तोड़ा। माँ सॉरी माँ, मुझे अब समझ आ रहा है। प्लीज़ माँ, अभी कहाँ है मुझे बताओ, मैं उनके पास जाकर माफ़ी मांगता हूँ। वह यहाँ नहीं है, वह 1 हफ्ते के लिए कैंप गई है। ठीक वैसे ही 1 महीने तक वह तुम्हारे लिए इंतज़ार करती रही थी।
अब तुम भी करो। अब वह तुम्हें छोड़ चुकी है। उस 1 महीने में वह कितना दर्द सहन कर रही थी, लेकिन तुम्हें यह समझ नहीं आएगी। यह कहकर वह अंदर चली गई। फिर एक एक कर सभी लोग आदि को देखकर चले गए। उनके मन में आदि के लिए जो गुस्सा था वह अब इस बात पर था कि अभी को बिना किसी ध्यान के छोड़ दिया। उस लड़की ने कितना दर्द सहा होगा, यह सोचते हुए उनका दिल और भी भर आया। माँ के शब्दों से आदि और भी अधिक अपराध बोध जागा। अपने कमरे में जाकर वह अपनी गलती को महसूस करने लगा। कमरे में प्रवेश करते ही आदि की आंखों के सामने सोफे पर बैठी और उसे स्वागत करती हुई अभी का चेहरा आया। कई बार जब आदि आता तो वह नीचे हॉल में ही बैठी रहती। जब वह देर से आता तो इस तरह सोफे पर बैठकर किताब पढ़ती, कभी बिस्तर पर बैठकर उसे देखती और मुस्कुराती। जब वह वॉशरूम से नहाकर बाहर आती तो वह शर्माती हुई उसे देखती। ऐसे ही पूरे कमरे में आदि की आंखों के सामने वही दिखाई देती थी। एक पल में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अफसोस करने लगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसे और भी बहुत कुछ महसूस करना बाकी था। बैग को सोफे पर रखकर वह वॉशरूम में घुस गया। वॉशरूम में उसके और अभी के बीच हुए छोटे छोटे पल और मुलाकातों की यादें आदि के दिमाग में आने लगी। सुबह जब वह नहाकर आई थी तो साबुन की खुशबू अब भी जैसे तैर रही थी। वह गुस्से में वॉशरूम से बाहर निकला, अपनी भावनाओं को दबाने में असमर्थ और अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह चलने लगा। उसकी आंखों में जो था वह साफ था। वह वही लैपटॉप था जिसे उसने दिया था। वह लैपटॉप चालू क्यों? कहीं उसने पढ़ाई के लिए रखा था क्या? लैपटॉप को देखा तो उसे ढेर सारे ईमेल्स मिले। क्या इतने ईमेल्स आए हैं? कोई इमरजेंसी है क्या? उसने मेल्स खोले और देखा उसमें बहुत सारे मेल्स ऐसे थे जिसमें काम के लिए उसे भेजा गया था और उसने उन कामों को पूरा करके भेज भी दिया था। फिर आखिरी मेल में अभी के लिए 1 महीने का वेतन आया था जो उसके अकाउंट में जमा किया गया था। यह देख उसने सोचा, क्या वह काम करती है? उसने मुझे बताया नहीं। उसे काम करने की क्या ज़रूरत पड़ी? मैं तो लाखों लोगों को काम दे रहा हूँ, फिर यह क्यों काम करने जा रही है? उसने उस कंपनी का नाम देखा और उनकी जानकारी ढूंढने लगा, जो एक ऑनलाइन काम देने वाली वेबसाइट निकली। वह काम क्यों करेगी? मैं लाखों लोगों को काम दे रहा हूँ, तो क्या उसे काम करने की ज़रूरत है? सोचते हुए उसने लैपटॉप बंद कर दिया और उसके नीचे एक छोटा सा डायरी पड़ा था। वह डायरी उठाकर देखता है, क्या यह डायरी बिल्कुल नई लगती है? उसने उसे खोला और पहले पन्ने पर कुछ नहीं लिखा था। यह खाली डायरी। उसने इसे रख दिया, लेकिन फिर उसकी नज़रें पन्नों पर पड़ी और उसे देखा जैसे कोई उसे देखकर हंस रहा हो। क्या पहले पन्ने पर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन बाद में लिखा है? उसने डायरी उठाकर पढ़ना शुरू किया। कुछ दिन मैं खुश थी, लेकिन फिर लगता है कि भगवान को भी यह पसंद नहीं आया, क्योंकि फिर से अकेलेपन की बीमारी वापस आ गई है। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? मेरी दया मुझे छोड़कर चले गए। मैं यह कहते हुए उनकी सूखी आंसुओं से आंसू गिरने लगे। उसकी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, जाने दो। वो चला गया। अकेलापन कुछ नया नहीं है, लेकिन अब यह अकेलापन बहुत दर्द दे रहा है। ऐसा लगता है कि मेरी कोई भी नहीं है। जो कुछ भी मेरे दिल में है मैं उसे किसी से कह नहीं सकती। सब कुछ मेरा भाग्य है, इसलिए मैं तुम्हें बताने आई थी। मेरी दया ने मुझसे क्या कहा था पता है? वह रोते हुए बोली, अब तक सभी ने मुझे जो भी कहा, लेकिन इस दर्द को सहन करना बहुत मुश्किल है। अब दया की बातें सुनकर यह महसूस हुआ कि मुझे जिंदा रहना है या नहीं। मुझे तो लगता है अब तो मुझे छत से कूद जाना चाहिए या कहीं भाग जाना चाहिए, लेकिन क्या करूं, भागने की कोई जगह नहीं है। मुझे तो लगता है कि मरने का भी साहस नहीं है। अगर एक डॉक्टर ऐसा कर सकता है तो क्या यह ठीक है? यही सोचकर मैं चुप थी, लेकिन अब और नहीं सहन हो रहा। उसने यह कहा और वह भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी हर एक बात ने आदि के दिल को चीर दिया। मैं ऐसा क्यों किया? अगर वह मरने का निर्णय ले लेती तो? वह सिर पकड़कर सोचने लगा, क्या तुमने कुछ भी नहीं समझा? यहाँ क्या मुश्किलें हो रही है और तुम बिना किसी परवाह के बस ऐसे ही खड़े हो? क्या यह सब तुम्हारे
लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या तुम मेरे साथ समय बर्बाद कर रहे हो? आदि, क्या तुम कहते हो कि अगर मैं तुम्हारे साथ थी तो यह सारी समस्याएं? हाँ, सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। जब तुम आए तभी तो पूरी तरह से टूट गया। तुमने जो शब्द कहे थे वे उसके कानों में गूंज रहे थे और उसकी आंखें बंद हो गई। वो अभी की कांपती आंखों और डर से भरे चेहरे को देख सकता था। सजग होकर वह पलंग के नीचे गिरकर बैठ गया। क्यों, कैसे कर दिया? उसने खुद को झटकते हुए कहा। वो बेचारी कैसे सहन करती होगी? मुझसे तो सहन नहीं हो रहा। इस 1 महीने में कैसे उसने सब कुछ अपने दिल में रखा और किसी से कुछ नहीं कहा। ओ माफ़ करना, माफ़ करना। मैं क्या कर रहा था? माफ़ करना अभी। उसने कमरे में जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी चिल्लाहट को सुनने या उसे सांत्वना देने के लिए कोई नहीं था। ऐसे ही वह कई दिनों तक चुपचाप चिल्लाती और रोती रही होंगी। ओ माफ़ करो, मैंने गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। अभी, क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? उसने फर्श पर गिरकर बड़बड़ाया। क्या वह मुझे माफ़ करेगी? इतने बुरे शब्द कहने के बाद वह मुझे कैसे माफ़ कर सकती है? फिर क्या वह मुझे छोड़कर चली जाएगी? उसके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? यह 1 घंटे भी नहीं सहन कर पा रहा, सांस रुक रही है। अगर वह 1 महीने तक ऐसी स्थिति में थी और उसने किसी से कुछ नहीं कहा तो वह कितनी तकलीफ में रही होंगी। क्या उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या मैं भी उसका साथ छोड़ दूंगा? क्यों ऐसा किया? उसने खुद से सवाल किया। गुस्से में आकर उसने जो कुछ कहा वह शब्द भी उसे खुद समझ नहीं आए। उसका प्यार, उसकी पूजा, वह कितनी तकलीफ में रही होगी। क्या वह मरने के बारे में सोच रही थी? क्या उसके साथ कुछ बुरा हो गया है? उसने सोचा और घबराते हुए उठ खड़ा हुआ। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। आंखों में पूरा संकल्प था। उस अस्पताल में भीड़ बहुत अधिक थी। चारों ओर से गांव वाले सभी अपने स्वास्थ्य की जांच कराने आए थे। ज़्यादातर वे लोग मेहनत करने वाले थे। माँ बाप, वृद्ध लोग नहीं आए थे। अगर वे आए भी थे तो उन्होंने अपने बच्चों के साथ ही अपने बुजुर्ग माता पिता को लाया था। लेकिन कैंप में मौजूद डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। यह मौका उनके लिए था क्योंकि वे आसानी से अस्पताल नहीं जा सकते थे। कल के मुकाबले आज भीड़ भी और ज़्यादा थी, जिससे लोगों को खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। सभी दौड़ते हुए जा रहे थे और बात करने का भी समय नहीं मिल रहा था। कैंप के दरवाजे पर खड़े होकर विजय और विष्णु ने आए हुए लोगों से उनकी ज़रूरतें पूछ और उनसे फिर उन्हें अलग अलग जगहों पर भेज रहे थे। तभी उनके पास एक कार आकर रुकी। यह क्या है? यह तो सामान्य लोगों के लिए कैंप है, तो फिर ये कार कौन लेकर आया? यह कहते हुए ड्राइवर की सीट से कौशल उतरा। उसके पास से आदि उतरा। क्या यह आदि है? यह देखकर विष्णु ने कहा। क्या कह रहे हो सर? आपका चेहरा इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? विजय ने कहा। वो 1 दिन से अभी को नहीं देख पाया, इसलिए चेहरा मुरझा गया है। सच में? आदि का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। पूरे रात की बेचैनी और तनाव के कारण जो परिणाम हुए वह यह था कि सुबह देर तक दरवाज़ा न खोला जाने पर दादी ही आकर उसे लेकर आई। आदि का चेहरा देखकर सभी हैरान रह गए। गंगा भी भले ही गुस्से में थी, लेकिन उस बूढ़ी हृदय को सहन न कर सकी। कौशल को बुलाकर उन्होंने घटना बताई और फिर उसे अभी को देखने के लिए जाने को कहा। आदि को भी अभी को देखने की चाहत थी, लेकिन एक और उसकी माँ ने कहा था 1 हफ्ते तक अभी को बिना देखे रहने दो ताकि उसे उसके दर्द का एहसास हो। दूसरी ओर अभी को देखने का अपराध बोध उसे रोक रहा था और यह था कि उसने उसे देखा नहीं था। अब गंगा ही कह रही थी कि वह आकर उसे देखेगा। रास्ते में आदि का मन सिर्फ अभी के बारे में सोच रहा था। जब वह उसे देखेगा तो क्या करेगा? क्या वह उसे पकड़कर प्यार करेगी या फिर गुस्से में आकर झगड़ा करेगी या फिर बिना बोले खून खराबे के बिना ही लड़ाई करेगी, या क्या वह उसे छोड़कर चली जाएंगी? इन सब सवालों में वह उलझा हुआ था। ठीक है, अभी अंदर है, मैं जा रहा हूँ, उसे लेकर आता हूँ। यह कहते हुए विजय अंदर दौड़ा। आदि दरवाजे के पास खड़ा था। कुछ ही मिनटों में विजय ने अभी का हाथ पकड़कर खींचते हुए इसे लाया। यह पूरा रास्ता भूलकर विजय के चेहरे को देखकर अभी उसे डांटते हुए आगे बढ़ रही थी।
उसके हाथों और होठों की हरकतों को देखकर आदि ठहर गया। वो चुपचाप खड़ा रहा। दोनों के बीच कुछ कदमों का फासला था। जब आदि ने अचानक मुड़कर देखा और फिर अभी ने उसे देखा, उसके होठ और खुली आंखें धीरे धीरे शांत हो गईं। धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझा गया। यह देख आदि का मन बुझने लगा। कई दिनों तक जब अभी दुखी में थी तो उसके चेहरे को देखकर सूरज की तरह चमकने वाली कमल की तरह वह खिल जाती थी, लेकिन आज जब उसे देखा तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। यह देख आदि का दिल टूट गया। अभी के आने के बाद दोस्त अपनी काम में व्यस्त हो गए और कौशल ने उन्हें परेशान न करने का फैसला किया और थोड़ा अलग खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखते रहे। आदि अभी के चेहरे को देखता रहा और अभी उसी तरह, लेकिन अब दोनों के चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान, खुशी और प्यार नहीं था। आदि अपराध बोध से अभी की ओर देख रहा था, जबकि अभी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे किस भावनाओं से देख रही है। उसकी आंखों में जो हमेशा प्यार दिखता था, आज वह नदारद था। बस एक उदासी और शून्यता थी। आदि का दिल अंदर से टूट गया था। दोनों कितनी देर तक वैसे खड़े रहे यह किसी को पता नहीं। शायद आदि यह उम्मीद कर रहा था कि वह कुछ बोलेगा, लेकिन वह चुप रहा। अगर तुम ऐसे चुप रहोगे तो इसका क्या मतलब? वह बोली, मेरे पास करने के लिए काम है। हाँ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोई मीटिंग है? लेकिन यह तुम्हारा ऑफिस नहीं है, फिर तुम लोग यहाँ मीटिंग के लिए कैसे आ सकते हो? उसके दिल में यह बात बैठ गई थी कि आदि शायद बिजनेस से जुड़ी बातों के लिए आया था। जब तक वह उसे देख रहा था उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही वह आया उसका दिल थम गया। उसकी बातों में वह घबराहट थी। मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए यह भी नहीं पता। कृपया ऐसे किसी और की तरह मत करो। तुम्हारे आंखों में जो खालीपन है, कल किसी गुस्से में मैंने कुछ गलत बोल दिया था। सच कहूँ तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। मुझे यह भी पता है मुझे कुछ भी याद नहीं आता। अगर पहले याद आता तो मैं तुम्हें टूटने नहीं देता। मुझे माफ़ कर दो। जब मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी तब मुझे सब कुछ समझ आया। मैं पापी हूँ। पापी कहकर वह रोने लगा और अपनी आंखें पोंछने लगा। मैंने पूरा पढ़ लिया, लेकिन इसे सहन नहीं कर पा रहा। 1 महीने तक तुम कैसे सहन कर रही थी मुझे समझ नहीं आता। मैं आराम से नहीं रह पा रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे सांसें ही रुकने वाली हैं। तुमसे मिलना ही नहीं चाह रहा था, फिर मेरे द्वारा की गई गलती को सहन नहीं कर पाया, इसलिए माँ ने मुझे यहाँ भेज दिया। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे माफ़ी मांगने का तरीका नहीं पता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने जो कहा वह गलत था। गलत बोलने से भी बड़ा पाप है। यह घिनौना है। मुझे जो भी सज़ा देना चाहो दो, लेकिन कृपया मुझे ऐसे अजनबी की तरह मत देखो। मुझे मत छोड़ो। वह डरते हुए उसकी हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। हे भगवान, क्या कर रहे हैं? सब देख रहे हैं। कम से कम हाथ तो छोड़ दो। वह उसकी हाथ पकड़कर धीरे से किनारे ले आई। भले ही उसने गलती की हो, वह नहीं चाहती थी कि दूसरों के सामने वह इस तरह घबराए और माफ़ी मांगे। यह सब थोड़ा दूर से देखकर कोई भी जान सकता था कि वह घबराया हुआ था। उसकी घबराहट ही सभी को दिखने वाली नहीं थी। जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ने के लिए झुका, वह उसकी स्थिति सहन नहीं कर पाई। उसके अलावा आसपास के लोग क्या सोचेंगे, यही सोचकर वह और तनाव में आ गई। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्या कहूँ। अभी भी आंखों में आंसू देखकर मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे रोक रहा है। सॉरी, प्लीज़ आप जाइए। मेरे पास बहुत काम है। घर में किसी से कुछ मत कहिए, वह सहन नहीं कर पाएंगे। मैं 1 हफ्ते में आऊँगी, तो प्लीज़ यहाँ इस तरह मत आना, प्लीज़। एक व्यक्ति आया जो अभी को अंदर बुला लाया और वह अंदर चली गई। उसी जगह पर खड़ा आदि यह देखने में असमर्थ था कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी बातों में जो दूरी थी, उसने उसे बहुत आहत किया। फिर कभी मुझे ढूंढकर यहाँ मत आना, अपना काम देखो। वह अप्रत्यक्ष रूप से यह कहकर चली गई थी, लेकिन फिर भी उसका मन अभी के पास जाने के लिए उसे प्रेरित कर रहा था। यह सोच रहा था, कैसे अंदर जाओ। वह एक व्यवसायी था। किसी न किसी तरीके से उसने कुछ निर्णय लिया, लेकिन आदि ने फैसला कर लिया था। यह सोचते हुए वह कांपते हुए कौशल को बुलाकर अभी के पास ले गया। अभी अपने सेक्शन में बैठकर आने वाले मरीजों की जानकारी
पूछकर उनकी जांच कर रही थी। तभी कौशल घबराते हुए अंदर आया। क्या हुआ? अभी ने पूछने से पहले ही देखा कि उनके हाथ से खून टपक रहा था। खून बहने वाले हाथ का मालिक उसकी यह चोट थी। किसी दर्द का महसूस किए बिना उसे देखे जा रहा था, बिना पलके झपकाए। यहाँ तक कि अभी तक डॉक्टर होने के बावजूद अपने प्यार के खून को देखकर उसका दिल कांप उठा और आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या हुआ? तुमसे बात करके निकलने के बाद इसे ले जाने के लिए मैंने इसे सीट पर बिठाकर दरवाज़ा बंद करने गया। तभी इस पागल को न जाने क्या याद आ गया और वो वहाँ जाकर हाथ लगा बैठा। इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद किया तो इसका हाथ टकरा गया और खून निकल आया। थोड़ा देखो तो सही क्या हुआ है। कौशल ने सचमुच अपने अपराध बोध से कहा। यह सब उसके दोस्त की एक शरारत थी जिसका कौशल को पता नहीं था। अगर पता होता तो शायद आदि को और भी चोटें मिलती कौशल के हाथ से। इसके बाद अभी ने उसके जख्मों पर दवाई लगानी शुरू की। आदि को दर्द का एहसास तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। बस वो अपनी प्यारी को देखे जा रहा था। कितने दिन बीत गए थे, उसे इतनी तकलीफ में देखने का मौका नहीं मिला था और आज उसे अपने लिए रोता देख रहा था। एक तरफ उसका दर्द देखकर दुखी था तो दूसरी तरफ उसके मन में एक अजीब सी खुशी भी थी। वो उम्मीद कर रहा था कि अभी फिर से उसे अपना लेंगी, पर कहीं न कहीं उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि कहीं उसका यह पागलपन उसे और ज़्यादा नाराज़ न कर दे। दवाई लगाकर काम खत्म करने के बाद भी अभी रोती ही जा रही थी। विजय ने आदि और अभी को अकेला छोड़ दिया और अपने काम में लग गया। दोनों को यूं अकेले खड़े हुए लगभग 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी का रोना थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। समय के साथ उसका रोना बढ़ता ही जा रहा था। आदि ने पहले तो उसकी यह हालत देखी, लेकिन फिर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। पागल, मुझे कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी चोट ही तो है। यह कहते ही आदि की आंखों से आंखें मिलते हुए अभी ने देखा। क्या कह रहे हो? कैसे हुआ? क्या किया तुमने? सच बताओ, यह चोट कैसे लगी? फिर वैसा ही कोई झूठा कारण मत बताना जैसे भैया ने बताया था। सच में तुमने यह जानबूझकर किया है ना? उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके पीछे एक गहरी तकलीफ भी झलक रही थी। यह देख आदि की नज़रें झुक गई। सॉरी अभी, तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुमसे कैसे बात करूं। फिर तुमने कहा कि मुझसे दूर रहना चाहती हो। मुझे बार बार लगता था कि कैसे आऊं तुम्हारे पास, कैसे बात करूं, इसलिए यह सब किया। सॉरी। बातें? क्या बात करूं तुमसे? कैसे बात करूं बताओ? इतने दिनों तक तुम नहीं आए, मेरा दिल तड़पता रहा, लेकिन जब तुम आए तो मुझे हमारे प्यार की अच्छी बातें, खुशियाँ कुछ भी याद नहीं आई। बस वही कड़वी बातें क्यों याद आई जो तुमने कही थी। मैंने कोशिश की उन बातों को भूलने की, लेकिन तुम तो भूल गए ना। एक डायरी पढ़कर सब याद आ गया तुम्हें और मुझसे माफ़ी मांगने आ गए। तुम्हारी माफ़ी समझ नहीं आती, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ नहीं देते, बस तुम्हारी वो बातें ही मुझे क्यों याद आती हैं। तुम तो भूल गए और चैन से रह लिए, लेकिन मैं वही बातें सोचकर यहाँ चैन से जी नहीं पाई। इतनी सारी बेकार की बातें याद आ रही है, इसमें मेरी गलती क्या है? क्यों तुम्हारे आंसू अब भी मुझे तकलीफ़ देते हैं? तुम्हारी चोटें तकलीफ़ देती हैं, तुम्हारी माफ़ी तकलीफ़ देती है। तुम्हारा दिल समझ में आता है, तुम्हारा काम समझ में आता है, बस समझ में आता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे करीब नहीं आ पा रही हूँ। मेरा मन और शरीर तुमसे बहुत दूर हो चुके हैं। मुझे खुद भी नहीं पता चाहकर भी क्या मैं फिर से तुम्हारे पास आ पाऊँगी। इसलिए पहले जब बात कर रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा। अब जो कह रही हूँ वो तुम्हें तकलीफ़ देगा। क्या तुम माफ़ नहीं करोगे या फिर से भूल नहीं पाओगे? शायद तुमने कह दिया तुम्हें भूलना आसान हो, लेकिन मैंने सुना है ये सब बातें जिनसे मुझे शर्मिंदा किया। अगर ऐसा ही होता तो शायद मैं मर चुकी होती। मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं होती, लेकिन तुम्हारी बातों ने मेरी औरत होने को, मेरे प्यार को शर्मिंदा कर दिया। इन घावों के साथ मैं 1 महीने तक जीती रही। पहले अगर कुछ होता तो देख सकती थी, वो सब आसानी से सह गई, लेकिन यह सब मैं सह नहीं पा रही हूँ। हर दिन तड़पती रहती,
मैं इससे कैसे बाहर आऊँ, यही सोचकर लड़ रही हूँ। अब जाकर थोड़ा थोड़ा बाहर आने की कोशिश कर रही हूँ और तुम फिर से आकर मुझे उसी अंधेरे में धकेल रहे हो। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे अंदर क्या बचा है, मैं क्या सोचती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। बहुत उलझन हो रही है, बहुत डर लग रहा है। हर चीज़ से डर लगता है, हर किसी से डर लगता है, यहाँ तक कि तुमसे भी। यह कहते हुए उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। उनके शब्दों ने जैसे उनकी जान पर वार किया। वो बस चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा। थोड़ी देर में खुद को संभालते हुए उसने कहा, प्लीज़ मुझे इससे बाहर आने के लिए थोड़ा समय दीजिए। इस दौरान ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे मैं फिर से अंदर ही कैद हो जाऊं। मुझे नहीं पता इसे और कैसे समझाऊं। प्लीज़, यह कहते हुए वह अंदर चली गई। उसके कहे शब्दों को हजम नहीं कर पा रहा था आदित्य। भारी कदमों से कार में जाकर बैठ गया। उसके मन में बस वही शब्दें गूंज रही थीं। मेरे शब्दों ने उसे कितना दर्द दिया होगा। वह इतनी गहराई से सोच रही है, इतना सब कह रही है। उसने कितनी तकलीफ़ें सही होंगी। जिसने दर्द दिया है उसे ही मरहम बनना चाहिए, न कि घाव देना चाहिए। अपनी बंधी हुई कलाई को देखते हुए वो खुद से यही सोचता रहा। बहुत कुछ सोचने के बाद भी कोई हल नहीं सूझा। उसने मन ही मन तय कर लिया, समय पर सब छोड़ देते हैं। जब तक उसका दिल नहीं बदलता मैं उसका इंतज़ार करूँगा। माफ़ी मांगने वाला याचक बनकर, एक प्रेमी बनकर 1 हफ्ता बीत चुका था। आदि ने उसके बाद से अभी से मिलने की कोशिश नहीं की, न ही उसे फ़ोन किया। एक तरफ अभी को इससे थोड़ी राहत मिली तो दूसरी तरफ उसका दिल घबराने लगा। क्या इस खुद गर्ज दिल का क्या करूं, यह सोचकर वह खुद को ही कोसने लगी। और आदि, वह ऑफिस भी नहीं जा रहा था, बस घर पर बैठा रहता खोया खोया सा। जब किसी ने आदित्य से पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने बस इतना कहा, अभी जैसी हालत में है मैं भी वैसे ही रहना चाहता हूँ। माँ ने सही कहा था। उसने 1 महीने तक तकलीफ़ सही। भले ही मैं उसका दर्द मिटा नहीं सकता, लेकिन जो मैंने किया उसके लिए खुद को यह सज़ा दे रहा हूँ। अब घर ही उसकी दुनिया बन गया था। ज़्यादातर समय वह अपने कमरे में बंद रहता, लेकिन अभी वैसी नहीं थी। उसने अपने मन को बदलने की कोशिश की, घर के लोगों से बातें करती रहती ताकि अपने दर्द से थोड़ी राहत पा सके। आदित्य पूरी तरह से अकेलेपन में था। यह अकेलापन उसे राहत दे रहा था या और दर्द, यह तो खुद उसे भी नहीं पता। जो लोग पहले उनकी गलतियों के लिए उसे डांटते थे, वही अब उसकी हालत देखकर दुखी हो रहे थे। यहाँ तक कि गंगा भी कह उठी, गलती की है तो माफ़ी मांग, ऐसे रहने से सब ठीक नहीं हो जाएगा। जाकर उस लड़की से बातें कर, माफ़ी मांगने का रास्ता देख। अगर उसे तुमसे प्यार है तो क्या वह तुम्हें माफ़ नहीं करेंगी? ऐसे देवदास की तरह दाढ़ी बढ़ाकर घूमने से कुछ नहीं होगा, समझे? कल सुबह जाओ और उसे घर लेकर आओ। गंगा ने पहले तो नरमी से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब आदित्य नहीं बदला तो सख्ती से कहा। उसकी बातों का असर हुआ और वह अगले दिन सुबह आदित्य अभी को बुलाने कैंप पहुंचा। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट्स करके बताएं कि मैंने देख लिया है यहाँ तक, और वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने नहीं किया है, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।